गया था, ठीक है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, ठीक है। अब क्या है, देखो इसका बैकग्राउंड और रेफरेंस चेक होता है। जैसे इसने क्या क्या प्रोवाइड कराया आपको। सबसे पहले उसका नाम उसने बताया होगा, तो उसे मैच कराते हैं कि जो उसका नाम उसने बताया है क्या एग्जैक्ट वही एप्लीकेशन फॉर्म में है जो उसके डॉक्यूमेंट्स में है। हाई स्कूल का मार्कशीट वही नाम है जो उसने एप्लीकेशन में लिखा था, है ना। आधार में वही नाम है, पैन कार्ड में वही नाम है। यानी क्या करते हैं, जो भी उसने रेफरेंसेस दिए हैं वो एग्जैक्ट है कि मैच करते हैं, ठीक है। नेम, एड्रेस, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल, ठीक है। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। किसका, उस कैंडिडेट का जिसका हमें सिलेक्शन करना है। इसलिए करते हैं कि भाई हम ये वेरीफाई करते हैं कि जो उसने इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया है दे आर करेक्ट और नॉट, कि वो करेक्ट है कि नहीं है, है ना। भाई हमें वेरीफाई, बिना वेरीफाई किए कैसे मान लो कि जो कैंडिडेट है वो वही कैंडिडेट आया है जिसने फॉर्म भरा था, उसके जगह उसने कहा हो कि अपने भाई को चले जाओ तुम। बात समझ गए, उसके पास नौकरी पहले से है और झूठ मूठ अपने डिग्री और सारी चीजों पे फॉर्म भर के दिया अपने भाई से चले जाओ तुम। भाई उस भाई का होगा तो उससे कैसे पता चला कि भाई का है उसके भाई का है। वेरीफाई करोगे तभी तो कि उसके दोस्त का है, किसका डॉक्यूमेंट नकली तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है। तो क्या करोगे, वेरीफाई करोगे ना, जांच करते हो ना। अभी वही डीवी कराने गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कल हम क्या करने गए थे, हाँ वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए थे, ठीक है। चलो तो कह रहे एम टू चेक द कैरेक्टर बैकग्राउंड। अब इसके बाद क्या चेक करते हैं, कैरेक्टर बैकग्राउंड। अब कैरेक्टर बैकग्राउंड कैसा चेक होगा, ना ना आसपास के लोगों से कभी किसी के कैरेक्टर के बारे में नहीं जानते हैं। मान लो तुम्हारे पटीदारे से तुम्हारा कैरेक्टर पूछ दे तो क्या बताएगा, हाँ? मान लो तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, लेकिन तो वो क्या कहेगा, वो पूछेगा कि किसके बारे में पूछ रहे हैं। मैं बोलूंगा वैभव के बारे में, ठीक है। किस लिए पूछ रहे हैं, तो पूछेगा ना कि किस लिए पूछ रहा है। मैं बोलूंगा वैभव की शादी करनी है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, या वैभव की नौकरी लग रही है, उसी के रेफरेंस में हम जानने के लिए आए कि बंदा कैसा आदमी है। अब बताओ तुम इतने अच्छे काम के लिए तुम्हारा पटीदार क्या कहेगा, अरे आपको पता ही नहीं है ऐसी ऐसी बुराई करेगा, ऐसी ऐसी बुराई करेगा। इसलिए हमें किसी दूसरे से नहीं पूछना है, हमें उन सोर्सेज से पता लगाना है। जैसे मान लो जहाँ पे उसने वर्क परफॉर्म करा है तो उस वर्क प्लेस पे पता करना है कि भाई यहाँ पे जो जब तक उसने काम किया है उसका बिहेवियर कैसा था। में भाई आसपास जहाँ पे उसने पढ़ा है वहाँ पे उसका बिहेवियर कैसा था। अगली बात समझ में, उस पुलिस स्टेशन में, जो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत उसका घर आता है, कि भाई उस बंदे के खिलाफ एक भी एफआईआर है कि नहीं है। दूसरा तुम्हारे कैरेक्टर को जज करने वाला कौन है भाई, हैं? प्रभु श्री रामचंद्र को और उनके पत्नी को बुरा बनाने में लोगों को टाइम ही नहीं लगा, तो हम तो मानव हैं, हमें तो चलते फिरते लोग बुरा बना देंगे। अगली बात समझना, कहने का मतलब है कि जो उसका बैकग्राउंड है वहां पे पता लगाएंगे। बैकग्राउंड क्या होता है, जहाँ पे हमने वर्क परफॉर्म किया, जहाँ से हमने अपने टाइम दिया, टाइमिंग मतलब पढ़ाई की है, एजुकेशन लिया है, जहाँ पे वर्क परफॉर्म किया है, नियर पुलिस स्टेशन, या जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं जो हमारे विलेज से रिलेटेड है, जैसे लेखपाल, वीडियो। अगली बात समझ, ये लोग वेरीफाई करते हैं कि बंदे का कैरेक्टर कैसा है। और लास्ट में एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हो तुम भी, स्कूल से भी मिलता है, कॉलेज से भी मिलता है, जहाँ जहाँ पढ़ोगे ना वहां से मिलेगा। उत्तम लिखा होता है इसमें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है, उत्तम। भले तुम मारपीट करके आए हो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मजा कर रहा था। कहने का मतलब वो कैरेक्टर दिखाता है। अब जहाँ भी आपने काम किया वहाँ पर अच्छे से आपने
व्यवहार प्रदर्शित किया है, ठीक है। ऐसा तो नहीं आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड, ऐसा तो नहीं कि आप जहाँ रहते हो मारपीट करते हो, ऐसा तो नहीं कि जिन वर्क प्लेस पे आप काम करते थे वहाँ पे अच्छे से कोऑपरेट नहीं करते थे एम्प्लॉइज के साथ, अदर अपने टीम मेंबर के साथ। तो ये सारी चीजें पता लगाई जाती है, आगे बात समझ में। आपका एक्सपीरियंस लेटर, मास ट्रांसफर लेटर, रीजन सब कुछ पता रहता है ना, क्यों किया गया, कहाँ किया गया, क्यों छोड़े, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। यही होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, ठीक है। Investigated the basis of references thus applied from them. References can be previous employee, known the person, teacher, university professor. ये सारे कहाँ से लेंगे? उनके पर्सन से, यानी जैसे तुम्हारे दोस्त से, या फिर दोस्त मतलब कौन? तुम्हारे दोस्त नहीं, जहाँ पे तुमने वर्क परफॉर्म किया है, जहाँ पे तुमने टाइमिंग दिया है अपना, वहाँ की लोकेलिटी में पता करेंगे। चलते फिरते वाले दोस्त नहीं, क्योंकि हमें तुमसे वर्क लेना है ना, उससे रिलेटेड बात करेंगे। अगली बात सुनने, ठीक है। तुम्हारे प्रोफेसर से पूछ लेंगे, तुम्हारे टीचर से पूछ लेंगे, तुम्हारे यूनिवर्सिटी में जाकर पता कर लेंगे तो बंदे का कैरेक्टर कैसा है। अगली बात समझ, और किसी कंपनी में काम किया हो तो उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में पता लगा लेंगे। अगली बात समझ में। अगला क्या? सिलेक्शन डिसीजन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? तुम्हारा सिलेक्शन डिसीजन लेंगे कि तुम्हें सेलेक्ट करना है कि नहीं करना। पांचवा क्या तुम्हारा? पांचवा क्या तुम्हारा? सिलेक्शन डिसीजन, ठीक है प्रतिभा। तो क्या डिसाइड किया जाए? सिलेक्शन कर लिया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए? अच्छा, सिलेक्शन कर लिया जाए, बहुत चला का नहीं है ना। देखो क्या है, सिलेक्शन डिसीजन क्या होगा? द कैंडिडेट हु आर क्रॉस ऑल द हर्डल्स, यानी जो कैंडिडेट ये सारे मुश्किलें पार करके आए। अभी कौन सी मुश्किलें? ये चारों मुश्किलें कौन कौन सा जी? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू और रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक क्रॉस कर गया। तो अब हम डिसाइड करें, इतना चेक करने के बाद हम डिसाइड करेंगे अब इसका सिलेक्शन ले या ना ले, ठीक है। तो क्या द कैंडिडेट हु क्रॉस ऑल हर्डल्स आर इंक्लूडेड द फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्शन। इसका इतना क्रॉस करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है ना। बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन अबाउट सिलेक्शन to give an opinion and the concerned manager responsible for the performance of the new employee। यानी कि क्या कह रहा सीधे सीधे, इतना फाइनल लिस्ट बनाने से पहले हमें किसका कंसर्न लेना है? मैनेजर का। और वो भी क्यों? क्योंकि सिलेक्शन भले हम कर रहे हैं लेकिन रिस्पांसिबल उसके लिए कौन है? मैनेजर और द सिलेक्शन ऑफ न्यू कैंडिडेट। आप सब लिखा भाई है ना। तो हमें इसके लिए हमें मैनेजर से एक बार पूछना चाहिए भाई हम इसका सिलेक्शन करें कि ना करें। ये मेरा लिस्ट है, इस पर्पस से हमने तैयार करा, इस तरीके से हमने वेरीफाई करा, इस तरीके से हमने इसे क्लासिफाइड करा और इसे क्या किया है? सेलेक्ट। मतलब इतने प्रोसीजर करने के बाद हमने क्या किया है? सेलेक्ट किया। बताइए आपका कोई और ओपिनियन है तो हम उसे भी फॉलो करेंगे। ये किससे पूछना चाहिए? रिलेटेड मैनेजर से, ठीक है ना। अपने रिलेटेड जो भी तुम्हारा मैनेजर होगा उससे पूछना है, सर हम करेंगे। ये मेरा लिस्ट है, इस तरीके से मैंने सारा प्रोसेस किया है ना। तो कौन रिस्पांसिबल होगा? वो मैनेजर रिस्पांसिबल होगा उसके परफॉर्मेंस के लिए। किसके? जो न्यू एम्प्लॉय हम सेट कर रहे हैं इसको कंसीडर। चलो अब उसके बाद अगला है मेडिकल एग्जामिनेशन। इतना कर लेने के बाद सिलेक्शन कर लिए तो तुम्हारा टेस्ट ले लेंगे। कहीं बैल बुद्धि तो नहीं हो ना? बैल बुद्धि हो, अरे कहीं संख्यों की तो नहीं हो? बात बात में चिढ़ कर नहीं जाते हो? दोनों पीठा पत्थर उठा के मार तो नहीं सकते हो? हाँ? अरे नहीं होते हैं। मेरे यहाँ एक पीयूष नाम के मेरे गांव के व्यक्ति हैं। जब हम छोटे छोटे थे ना, बहुत छोटे छोटे, जैसे 7-8 साल 9 साल 10 साल ये होंगे, तो उस समय ना वो बहुत एक्सपर्ट है भाई। इंग्लिश में ही बात कर रहा था बंदा, एकदम देखने से जेंटलमैन लगता था, स्मार्ट पर्सनालिटी। और अपने में भी जब कोई आता था ना तो इंग्लिश में ही बात करता था।
तुम बोलो भोजपुरी में, वो इंग्लिश में ही बोलेगा, है ना। तो उसको हम लोग फ्यूज की जगह पे फ्यूज कहते थे। तो जैसे रेलवे लाइन है ना, रेलवे लाइन के बगल में मेरा गांव है, वो क्या ग्राउंड है, क्रिकेट खेलते थे। जब भी वो जाते थे, जब मतलब कभी देख लेते थे, फ्यूज फ्यूज फ्यूज, मतलब इतना चिढ़ाते थे भाई, वो बंदा वही फर्स्ट एड हो जाता था। अपने मम्मी को बुला के लाते, एक बार अपने मम्मी को बोला, उनकी मम्मी प्रिंसिपल, उनके पापा प्रिंसिपल, एकदम शिक्षित बैकग्राउंड। वो उनकी मम्मी आई रात में थी मेरे घर 8:30-9 बजे। पापा मेरे को बुलाए, नीचे आओ, और तो हाथे पंचर हो गया। मेरे पापा फिर बहुत स्ट्रिक्ट है, सदना से पूछना कितने स्ट्रिक्ट है। मेरे पापा जब नवोदय में जाते थे ना, तो पूरा हॉस्टल का बच्चा डर जाता था, इतने स्ट्रिक्ट थे, समझ लो। मतलब ये बोलने का टोन नहीं होता है, एकदम कड़वा, उसमें कोई नरमी नहीं, कोई प्यार नहीं, स्ट्रिक्टनेस इतनी ज्यादा थी, विदाउट इमोशन। हाँ भाई, विदाउट इमोशन, है ना। क्या कलर लगा भैया? तो इतना पूछने पे एक पैर नीचे से थर कहाँ पर आया बाबा, चला वो इसे छुरी नहीं बोल सकते भाई साहब, कहीं दूसरे से पता लगा तो क्या उठा के मार देंगे, कोई नहीं था। देखो ये फटा हुआ उठा के डंडे, वो चैली होता है ना गांव में, चैली पर वो खाना बनता था ना, नहीं यार वो लकड़ी उठा के नहीं बनाया जाता था, चैली कहा जाता है गाँव में, वो था। देखो यहाँ फटा हुआ है, ऐसे मैं बैठा हुआ था, गोली खेल रहा था, गोली मना किया हमसे कि नहीं खेलना है, पढ़ने जाओ। तो लड़कों का मन, ये खूब बढ़िया गेम जमा हुआ है, कौन छोड़ के जाता है, हाँ चले जाएंगे चले जाएंगे। चले गए कहीं, आए तो मैं उस दिन पढ़ने नहीं गया, अब बोली ये खेलना नहीं। तो दूर से देख, क्योंकि द्वार मेरा एकदम फ्रेश है, दूर से देखो दिखाई देता है, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से भी देखोगे ना तो मेरा द्वार दिखाई देगा, भले वहाँ पे क्या हो रहा है ये नहीं दिखाई देगा, इतना नजदीक आते जब विजुअलिटी बढ़ती जाएगी। तो दूर से देखे कि तो गोली खेल रहा है द्वार पे, और बच्चे जब देख ली कि दूर से आ रहे हैं, पूरा गोली पटार करके लेके भाग गए सब। तो देख लिए तो गोली खेलते हुए, घर है कहाँ बा, हम तो छत पे जाके लुकाए थे, घर में एकदम धूप में लुकाए थे, एकदम दोपहर धूप में जाकर छिपे हुए थे, लेकिन फिर भी कहाँ है हम कहा कि नहीं जाएंगे, कहीं लेट से मिलेंगे ना और पिट जाएंगे। हम डरे चले गए। तो वही चूल्हा था जहाँ पे सीढ़ी के नीचे एक ब्लॉक था, ब्लॉक के नीचे वहाँ मतलब नहीं होता चिमनी टाइप से निकाल के खाना, वहीं पर खाना बनाने का पूरा वो सामान रखा था, जो उपला होता है ना वो सब चीज वहाँ रखा था, वहीं पर ढाक मारे कहीं और साइड में बचने की वजह से घूमा लग गया यहीं पर, मतलब कुछ भी उठा कर मार देते। ठीक है, हमारे लिए बेहोश हो गया, फट गया सर, एकदम खून बना, उठा के लेके फिर हॉस्पिटल वही भागे। एक होता है ना गुस्सा, मैं वो बता रहा हूँ। अरे सोचो 9 बच्चे उनके नहीं अपने है ना, एक रूम में 20 बच्चे रहते थे, 20 अलग अलग मम्मी पापा के बच्चे, अलग अलग जगह से आए, लेकिन जब वो चले जाते थे जैसे लगता था कि उनका अपना टीचर है, उतना डिसिप्लिन हो जाता था। तो होता है ना कड़कनेस, उस तरीके से लहजे में इमोशन नहीं, ठीक है, वो सारी चीजें। तो भाई कहने का मतलब क्या है कि भाई हम मेडिकल एग्जामिनेशन दिखाएंगे कि भाई तुम्हारा व्यवहार कैसा था, कहीं तुम भी डंडा उठा के किसी को ठोक तो नहीं दोगे, नहीं, पोलाइट रहना, कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क परफॉर्म करना। वर्क प्लेस पे जब तक कोऑपरेट और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा बाबू, काम करने का माहौल नहीं बनता है। सिंपल सी बात, जब तक हम एक दूसरे के साथ सहज नहीं होंगे, और सहज कब होंगे जब एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, है ना। नहीं करेंगे तो सहज हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तभी हम एक दूसरे के साथ सहज हो पाएंगे। सहज होने का मतलब लिबरल, आसानी से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी बातों का क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, तभी तो हम एक दूसरे का समाधान भी करेंगे इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, मेडिकल वेरिफिकेशन करते हैं कि सारे शरीर सही है, अंग प्रभावित तो नहीं है, अंग के साथ साथ अंदर के जो अंग है वो भी प्रभावित तो नहीं है, है ना, अंदर से सब कुछ ठीक है कि नहीं, सुनाई देता है कि नहीं देता है। ऐसा नहीं कि डेंजरस मशीन है उस पर वर्क परफॉर्म करना है, उधर डेंजरस का अलार्म बज रहा है, तुम हाथ निकाले जा रहे हो, तो भी दिक्कत है। विजुअलिटी बढ़िया है कि नहीं, काम जहाँ मतलब ये सारी मेडिकल में ये चेक होता है ना, जो भी जिस तरीके का वर्क है उस कंडीशन के हिसाब से तुम्हारा वर्क परफॉर्म करने के लिए तुम एबल होगी नहीं, ये चेक किया जाता है, ठीक है। बिफोर मेकिंग द जॉब ऑफर, अब आपको जॉब ऑफर देने से पहले आपका एक और टेस्ट होगा जिसको बोलते हैं मेडिकल टेस्ट।
ठीक है। कैंडिडेट इज द रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल टेस्ट, यानी कि जॉब ऑफर लेने से पहले कैंडिडेट को एक बार और टेस्ट देना होता है जिसे हम मेडिकल टेस्ट के नाम से जानते हैं। द जॉब ऑफर इज गिवन द कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड फिट आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन, उसे ही जॉब ऑफर प्रोवाइड किया जाता है जो एक बार मेडिकल टेस्ट में पास हो जाता है। आगे बात समझ, जैसे मेडिकल टेस्ट क्वालीफाई किए, ये लो जॉब लेटर आ जाना है 2 दिन बाद, ठीक है। अब तुम्हें क्या मिल गया, एग्जामिनेशन लेटर क्रॉस कर लिए, आपको जॉब ऑफर मिल गया। अब जॉब ऑफर क्या है, वो एक लेटर होता है जो आपको बताया गया बताता है कि हम आपको ऑफर किए हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो कि रिजेक्ट करते हो। अब ये कैंडिडेट के ऊपर होता है, तो एग्जाम किसने दिया था इतना सारा, तो रिजेक्शन और सिलेक्शन का फाइनल डिसीजन लेने का बारी किसका है। हाँ ठीक है। तो इसके बाद सातवां आता है जॉब ऑफर। अब देखो, अब जॉब ऑफर में एक्सेप्ट और रिजेक्ट किस कारण से बनेगा, क्या तुम्हारी कैंडिडेट सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही, बात समझ लो। मान लो तुमने इतना एग्जाम दिया, इतना बढ़िया कंपनी समझ है, तुमने सोचा कि आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगा, और वो कहकर मैं तो 60,000 ही दूंगा, काम करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि मेंटालिटी क्या है, मेंटालिटी क्या बना के आए 1 लाख का, क्योंकि हो सकता है तुम प्रीवियस में 80-90 पे कर रहे हो, ठीक है। तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं किसको, उस ऑफर को, ठीक है। चलो कह रहा कि द कैंडिडेट हु हैव पास ऑल द प्रीवियस हर्डल्स, हर्डल्स मतलब जो मुश्किलें हैं, ठीक है, आर इशूड जॉब ऑफर, देन जॉब ऑफर इशू किया जाता है। जॉब ऑफर इज मेड थ्रू द लेटर अपॉइंटमेंट कंफर्म विद एक्सेप्टेंस, यानी कि जो जॉब ऑफर है क्या है, वो एक लेटर के थ्रू होता है। मैं बताया ना कि एक लेटर होता है जिसमें ये लिखा जाता है कि आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि रिजेक्ट कर रहे हो, वही लिखा है कि टू कंफर्म हिज एक्सेप्टेंस, कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आगे बात समझिए, और आपको उसने एक्सेप्ट कर लिया, किसने, कंपनी ने, यानी आपने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को जो बातें शर्तें थी उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, और आपकी जो शर्तें थी वो किसने एक्सेप्ट कर लिया, ये आप दोनों की चीजें कंफर्म हो गई, तो क्या होगा, एक्सेप्ट, नहीं तो वहीं से द लेटर कंटेंट टर्म एंड कंडीशन एम्प्लॉयमेंट। अब ये लेटर क्या करती है, टर्म एंड कंडीशन बताएगी कि आपको इतना काम करना है, इतनी देर तक काम करना है, ये मतलब प्रॉमिसेस हैं जिसे आपको फुलफिल करना है। प्रॉमिसेस मतलब आप एक वादा करो तुमसे, हाँ भैया हम ये काम करने के लिए एग्री हैं। आगे बात समझ, पे स्केल, जैसे तुम्हारे स्केल क्या होगा, पेमेंट का भी बात वही कर रहे थे। देन अदर बेनिफिट एसोसिएटेड विद जॉब, यानी और जॉब से क्या क्या बेनिफिट है ये भी देख लोगे। सच लेटर जनरली कॉन्टैक्ट डेट बाय व्हिच द अपॉइंटमेंट मस्ट रिपोर्टेड ऑन ड्यूटी, यानी अपॉइंटमेंट लेटर ही बताता है, यानी जॉब लेटर ही बताता है कि आपको कब से जॉब को ज्वाइन करना है। अभी जो इसके बारे में बात करते हैं, द अपॉइंटमेंट मस्ट बी गिवन रीजनेबल टाइम फॉर रिपोर्टिंग, और वो लेटर बताता है कि आपको कब तक वहां जाकर रिपोर्ट करना भी है, ठीक है। लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जरूरी होता है। ऐसा नहीं है ना, आज तो हम आपने काम है तो रख लिया और बीच में क्या कर दिया, नहीं तो निकालोगे नहीं, अब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, तुम ही चला थोड़ी हो, हम सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। क्या चाहिए, मैस्लो की हायरार्की पढ़ा रहा था उस क्लास में, कौन सी क्लास चल रही है, क्रैश कोर्स वाले, तो कौन था मैस्लो की हायरार्की जब मैं पढ़ा रहा था, मैस्लो हायरार्की में दूसरा ही जो नीड था वो क्या था, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। ये सिक्योरिटी नीड है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, है ना, कि भाई हमें सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करो कि ऐसा तो नहीं कि बीच में निकाल दोगे, नहीं, आओ हम दोनों मिलकर क्या करें, एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करें, और एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो भी उसे ब्रीच करता मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, दोनों पे जो तोड़ेगा उस पक्ष पे क्या होगा, एफआईआर हो सकता है, केस हो सकता है। आगे बात समझ में, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा उसके ऊपर क्या होगा, केस होगा, एफआईआर, ठीक है ना। देखो, आफ्टर द कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, रिटेन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, रिटेन में होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कैसा होता है, रिटेन। एम्प्लॉयमेंट इज मेड बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, और किसके बीच में होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, जॉब देने वाले के बीच में और जॉब लेने वाले के बीच। Candidate is also required to provide certain vital details in a form duly authenticated and attested by him, यानी वो क्या करें, तो सारे डॉक्यूमेंट देगा और उसे क्या करें, खुद ही अटेस्ट करें कि हाँ ये मेरे द्वारा स्व प्रमाणित है। नहीं होता है कि तुम खुद से प्रमाणित करो कि तुमने जो भी बातें बताई है वो सत्य है। आजकल स्व सेल्फ अटेस्टेड सारी चीजें दी जाती है ना,
अब तुम ग्रेजुएशन में जाओगे स्कॉलरशिप के फॉर्म भरोगे ना, उसमें भी तुम नीचे फॉर्म पे सारे जो उसके फोटोकॉपी भी होंगे ना उसमें सारे साइन करा लीजिए, तुम ये प्रमाणित करो कि सारे तुम्हारे। अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक होगा तो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब कि गलती किसकी मानी जाएगी, तुम्हारी। आगे बात समझे, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्टेड सारी चीजें दे दोगे उनको। सच अटेंशंस फ्रॉम केप्ट बाय द कंपनी इज अ वैलिड रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और ये सारे रिकॉर्ड कंपनी किसके लिए रखेगी, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। भाई आपने सारी बातें मान ली है, इसमें से कुछ भी तोड़ते हो तो हम तुम्हें दिखाएंगे, तुमने एक्सेप्ट करा है, कौन दिखाएगा, कंपनी आपको दिखाएगी आपने एक्सेप्ट करा था मेरे सारे टर्म एंड कंडीशंस, ठीक है जी। आप उसे ब्रीच नहीं कर सकते। ब्रीच करने का मतलब होता है कि उस नियम को तोड़ना, है ना। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें सारा चीज क्या आएगा, पूरा का पूरा नेसेसरी इंफॉर्मेशन आएगा। जैसे रिगार्डिंग जॉब टाइटल, कौन सा टाइटल मतलब कौन सा पोस्ट मिला है आपको, किस पोस्ट पे आपको रखा गया, अगली बात समझना। जॉब टाइटल, ड्यूटीज रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी, मैनेजर हो गए, डायरेक्टर हो गए, सुपरवाइजर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, क्या होगा रिस्पांसिबिलिटीज। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब से आना है। पे एंड अलाउंसेस, कितना आपको सैलरी मिलेगा, उसके साथ अलाउंसेस कितने मिलेंगे। अलाउंसेस मतलब भत्ता, जैसे आने जाने का टीए, डीए, हाउस रेंट, स्कूल रेंट, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारे किसमें आते हैं, अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ता, बस समझ गए। भत्ता मतलब ये एडिशनल बेनिफिट देती है कंपनियां, इसको एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा ये भत्ता मिलता है, उसी सैलरी में जोड़ के ग्रॉस करके। अभी बात समझो, पे एंड अलाउंसेस, आवर्स ऑफ वर्क, कितने घंटे काम करने हैं। लीव रूल्स, कितनी छुट्टियां मिल सकती है, छुट्टी के क्या रूल है ना। डिसिप्लिनरी रूल्स, डिसिप्लिन के क्या रूल है। टर्मिनेशन प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीजें उस कॉन्ट्रैक्ट रीच में। अगली बात सर, ये था 8 प्रोसेस किसमें, सिलेक्शन में। अब कल से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लिख लोगे, हो जाएगा या लिखवाना पड़ेगा, बता दो। कोई समस्या तो है नहीं, ये दूसरी या तीसरी बार पढ़ा है हम लोग।